हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सारथी पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और चूंकि अभी परीक्षा का समय है और बहुत सारी नई नई वैकेंसी अभी आनी बाकी है इस साल में, तो इसी को ध्यान में रख के मैं आज आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूँ। वर्ष 2023 में पटना हाई कोर्ट द्वारा एएसओ की परीक्षा कंडक्ट की गई थी और इसी का जो क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, आपके सामने लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा सभी क्वेश्चंस को, सभी ऑप्शन को अच्छे से बताऊंगा। और उससे जुड़ा कोई भी कॉन्सेप्ट हो या कोई भी सवाल हो एग्ज़ाम का, वो आपसे छूटे नहीं, आप उसे 100% सॉल्व कर दें किसी भी एग्ज़ाम में। तो मैं इसी मोटिव के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कारगर साबित होगा। और जहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करने की बात है, तो आने वाली जो भी एग्ज़ाम्स है उसी को ध्यान में रख के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि जो भी ऑप्शंस है उसके साथ साथ आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इसलिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो कंप्लीट देखें और स्किप ना करें। आप अगर चाहते हैं तो 2x पे देख सकते हैं। ये एएसओ परीक्षा जो वर्ष 2023 में आयोजित की गई थी, इसका सेट नंबर डी है। और ये बुकलेट नंबर और ये रोल नंबर मैंने हाइड कर दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है द्वितीय पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें क्या प्रयोग होता था। यानी कि जनरेशन के आधार पे क्लासिफिकेशन का अगर आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आप पीडीएफ देख रहे होंगे, इसमें क्लासिफिकेशन दिया गया है कि ये फर्स्ट जनरेशन का, ये सेकेंड जनरेशन का, और इसी तरह हर जनरेशन का अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि आप सेकेंड जनरेशन का बताइए। सेकेंड जनरेशन में मेनली ट्रांजिस्टर का यूज होता था, और आप सभी को ये अच्छे से पता है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आया था, उसके बाद ही ट्रांजिस्टर आया था। तो आपका जो आंसर होगा वो ट्रांजिस्टर होगा। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं यूनिवैक, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट एंड स्मार्टफोन, ये जो है किस टाइप के कंप्यूटर है। आपको मैं सभी ऑप्शन को बारी बारी से बता देता हूँ कि सुपर कंप्यूटर जो होता है ये सबसे फास्ट होता है, सुपर फास्ट जिसको कहते हैं। वर्किंग स्पीड जो होता है, कैलकुलेशन की क्षमता जो होती है, वो सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर की होती है। ये या तो साइंटिफिक रिसर्च में, या फिर जो है क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह में यूज होता है, या फिर सैटेलाइट लॉन्च वगैरह जो होता है उसमें सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज जनरली एक बड़े एरिया को कवर करने के लिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर का जनरली उपयोग एयरलाइंस, रेलवे आदि, यानी कि वाइड एरिया कवर करने के लिए, जैसे कि एक कंट्री या एक स्टेट या एक बहुत बड़ा जोन, उसको कवर करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और मिनी कंप्यूटर उसी का छोटा वर्जन है। मान लीजिए कि कोई लोकल संस्था है, जैसे कि आपके टाउन का कोई इंस्टीट्यूट हो गया, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, या फिर कोई कॉलेज वगैरह, तो वो अपना सर्वर स्थापित करने के लिए मिनी कंप्यूटर का यूज करती है। और माइक्रो कंप्यूटर जो पर्सनल यूज के लिए आता है, यानी कि लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, ये सब जो हो गया माइक्रो कंप्यूटर के रूप में आता है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा माइक्रो कंप्यूटर। बाकी सारे ऑप्शन को मैंने आपको बता दिया है कि ये चारों क्या क्या होते हैं अलग अलग। एग्जाम्पल के साथ आपको पीडीएफ में मैंने दिखा दिया है, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी पीडीएफ मैं दिखाऊंगा सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है सुपर कंप्यूटिंग के जनक, यानी कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सैमुअल क्रे। ये थे सुपर कंप्यूटिंग के जनक। और बाकी ऑप्शन जो दिया हुआ है, केन थॉमसन जो थे, ये यूनिक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसी के कोर डेवलपर थे। एलन परलिस, इन्होंने एक लैंग्वेज डेवलप किया था और इस लैंग्वेज का नाम था एल्गोल लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और विंडसर्फ, और विंडसर्फ को इंटरनेट का जनक भी कहा जाता है। ये इंटरनेट के जनक है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में कौन सी यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है और कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाती है। ये क्वेश्चन इतना कॉमन है कि जिन्होंने कंप्यूटर एक बार भी पढ़ा है वो आसानी से ये ऑप्शन टिक कर देंगे। यानी कि सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कीबोर्ड क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम लोग टाइप करते हैं। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, मेन स्टोरेज डिवाइस है। और रैम क्या है? रैम एक प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है। सीपीयू, ये पहले वाले क्वेश्चन में आप देख चुके होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में, ये कंप्यूटर का माइंड कह सकते हैं।
कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, पहले ही बता दिया आपको। माइक्रोचिप क्या है? माइक्रोचिप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक हार्डवेयर होता है जिस पे लाखों माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, और ये कोऑर्डिनेट करता है, कंप्यूटर को चलाने में कोऑर्डिनेट करता है, यानी कंट्रोल करता है। और लास्ट ऑप्शन है डी, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड, यानी कि यही जो मदरबोर्ड होता है यही मेन बोर्ड होता है कंप्यूटर का। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है शिफ्ट अल्ट कंट्रोल। शिफ्ट अल्ट कंट्रोल ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो मैं सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन बताऊंगा कि सही आंसर कौन सा है। सबसे पहले अदर ऑप्शन को देखते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज ये क्या होता है? तो अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब ही होता है ए बी सी, और 1 2 3 यहाँ से 9 तक, और यहाँ से जेड तक, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसी को अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहते हैं। फंक्शन की क्या होता है? फंक्शन की F1 से लेके F12, कंप्यूटर के सबसे ऊपर आप देखे होंगे वहाँ पे फंक्शन की रहता है सबसे ऊपर में, इसे फंक्शन की कहते हैं। प्राइमरी की क्या होता है? तो प्राइमरी की आपके कीबोर्ड में कोई बटन नहीं है। मान लीजिए कि आधार का डाटा सेंटर है, तो उस डाटा सेंटर में ऐसा क्या यूनिक की कॉम्बिनेशन होगा जिससे कोई दूसरा मैच ना हो, यानी कि मान लीजिए कि आपका नाम डाला जाए, मान लीजिए कि आपका नाम राहुल है, अगर राहुल डाला जाए आधार डाटाबेस में तो उस नाम के बहुत सारे व्यक्ति आ जाएंगे, और उसी के जगह पे अगर आधार नंबर इंटर किया जाए तो आधार नंबर एक ही होता है, यानी कि यूनिक होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो इसी तरह प्राइमरी की जनरेट किया जाता है हर डाटाबेस में अलग अलग, किसी पार्टिकुलर चीज़ को सर्च करने के लिए या फिर पार्टिकुलर प्रोग्राम को सर्च करने के लिए। और जो मेरा क्वेश्चन का आंसर है वो है मॉडिफायर की। मॉडिफायर की होता क्या है? मान लीजिए कि आपने ए लिखा स्मॉल में और आपको अब लिखना है कैपिटल में ए, तो आप शिफ्ट का यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस में ए दबाएंगे, तो ये जो ए टाइप होगा ये स्मॉल की जगह कैपिटल टाइप होगा। यही मॉडिफायर की है। मान लीजिए कि आपको बोल्ड करना है कोई भी लेटर को, तो इसमें कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं आप, तो इससे आपको ये याद रहेगा, एग्जाम में आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉडिफाई मीन्स होता है कोई चीज़ को चेंज करना, उसका रूप बदलना। इसलिए मॉडिफायर की शिफ्ट कंट्रोल और अल्ट होता है, ये एक साथ यूज बहुत कम होता है, अलग अलग यूज होता है। जैसे कि शिफ्ट प्लस ए दबाएंगे तो ये कैपिटल लेटर में आ जाएगा, कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो ये बोल्ड लेटर हो जाएगा। और अल्ट के साथ मान लीजिए कि आप कोई स्क्रीन यूज कर रहे हैं, कोई आपने फाइल खोला हुआ है, अगर आपको उसको बंद करना है तो आप अल्ट प्लस F4 इंटर कर सकते हैं। ये इंटर करेंगे, आपका जो स्क्रीन ओपन है, यानी कि जो फाइल ओपन है वो फाइल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये जो तीनों की है, ये तीनों का अलग अलग यूज है किसी खास कमांड को यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, और जो एग्जैक्ट आप देख रहे हैं हूबहू इस तरह का क्वेश्चन लगभग बहुत सारे एग्जाम में आया है। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। ये जो अस्थायी रूप से डाटा संग्रह करता है वो कैश डाटा होता है, कैश मेमोरी होती है। तो इसका ऑप्शन बी ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स का मतलब आपको बता देता हूँ। ओपन सोर्स का मतलब होता है वैसा सॉफ्टवेयर जो आपको इंटरनेट पे फ्री में उपलब्ध हो। आपका जो ऑप्शन है इसमें लाइनक्स ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोजिला फायरफॉक्स ये ब्राउज़र है, और एंड्रॉयड ये एक मोबाइल का जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है। बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप फ्री में कहीं से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ये आपको परचेज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के स्टार्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए, तो ये सबको पता है कि बूटिंग होता है। इसमें जो बाकी ऑप्शन है उसका भी मैं आपको मतलब बता देता हूँ। टैगिंग का मतलब आपको बता देता हूँ। टैगिंग का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई सुपर कंप्यूटर है और इसमें लाखों फाइल्स हैं, तो आप उसे सर्च करके नॉर्मल सर्च से नहीं खोज सकते हैं, इसीलिए कंप्यूटर भी जो हैवी डेटा है जिसे आप इंपॉर्टेंट समझते हैं उसमें एक टैग लगा देता है कि आपको खोजने में आसानी हो, और उसका नेचर दिखा देता है कि ये इस टाइप का डेटा यहाँ पे रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब हुआ कि आपके कंप्यूटर में कोई हैवी एप्लीकेशन है, इसको रन करने के लिए स्वैपिंग की ज़रूरत पड़ती है। कि अगर आपके कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता कम है, उसके बावजूद भी आपको हैवी कोई एप्लीकेशन चलाना है सिस्टम में, तो स्वैपिंग के थ्रू आप वो हैवी एप्लीकेशन चला सकते हैं अपने सिस्टम में, और वो भी स्मूथली चला सकते हैं। एक ऑप्शन और है मैपिंग।
मैपिंग का मतलब ये हुआ कि आपके कंप्यूटर सिस्टम, ये हुआ कंप्यूटर सिस्टम, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और इन सभी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी कि समन्वय होना चाहिए कि एक दूसरे के कमांड का ये पालन करे। तो यही काम मैपिंग करता है। अगर मान लीजिए आपने कोई कमांड दिया और वो कमांड कंप्यूटर ना समझे, आपने कोई उसमें ह्यूमन लैंग्वेज डाला और वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट ना करे, तो आपका कंप्यूटर कोई काम ही नहीं करेगा, वो एक डब्बा के जैसा हो जाएगा। इसलिए मैपिंग के थ्रू कंप्यूटर कोऑर्डिनेट करता है और एक दूसरे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में एक समन्वय बनाता है, जिससे कि आप जो काम करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर से कराना चाह रहे हैं, वो काम आपका ईजिली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 से 35 आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आप कैसे इन सारे क्वेश्चंस को कम समय में अच्छे तरीके से कर सकते हैं और 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग में। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि ये जो संख्या है दिया हुआ, ये संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि 8 से जो विभाजन का नियम है, 8 से डिविजिबिलिटी का जो नियम है, ये है कि लास्ट का 3 डिजिट्स यानी कि 5x4, ये जो है 8 से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। इसमें सबसे मेन जो बात दिया हुआ है ये है सबसे छोटा पूर्णांक, यानी कि लिस्ट इंटीजर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर होता क्या है। आपको मैं बता देता हूँ कि इंटीजर जो होता है, डिजिट लाइन पे आप ऐसा कोई भी नंबर चूज करें जो या तो निगेटिव हो, या जीरो हो, या फिर पॉजिटिव हो। इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जीरो रखते हैं यहाँ पे, 504, इसको डिवाइड करते हैं 8 से, तो ये 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बाकी डिजिट रख के भी आप देख सकते हैं, बाकी 8 भी रखेंगे तो ये डिवाइड हो ही जाएगा, बट मेरा आंसर जो है जीरो होगा, चूंकि लिस्ट इंटीजर कहा गया है, यानी कि जो सबसे छोटा पूर्णांक हो, तो इसमें सबसे छोटा पूर्णांक जीरो है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि x जो है भागफल है और y है शेषफल, और इसका योग है, यानी कि जो एडिशन है वो 8 है, और इसके स्क्वायर का सम ये 34 है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हिट एंड ट्रायल करें, जो कि मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है, और या फिर आप इसका स्क्वायर करें। आप यहाँ पे 5 और 3 रख सकते हैं। ये दोनों का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 25 + 9 आपको ये डाटा मिल जाएगा, ये 34 मिल जाएगा। इससे आप ये अनुमान लगा लें कि भागफल और शेषफल ये जो दोनों हैं, ये दोनों 5 और 3 होगा। और आप ये भी अंदाज लगा लें कि 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 5 तो होगा नहीं, ऑटोमेटिक है कि 4 से कम ही होगा। इसका मतलब ये जो है ये भागफल हो गया 5, और ये जो है ये रिमाइंडर है, यानी कि शेषफल है। तो यही डाटा आप रख के आंसर ला सकते हैं। 4 अगर मान लीजिए भाग दे रहे हैं 4 से, और मेरा भागफल जो है 5 है, और प्लस इसमें शेषफल ऐड कर दीजिए, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। इन सब क्वेश्चन में आप फार्मूला पे ज़्यादा यूज ना करें, आप कोशिश करें कि जो आपके माइंड में हिट कर रहा है, सबसे इजी डिजिट जो हिट कर रहा है उसको आप इसमें ट्रायल करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें दिया हुआ है कि एक डिजिट है 2A3 प्लस 326, यानी कि 2A3 में 326 अगर हम ऐड करते हैं तो 5B9 हमको मिलता है, और 5B9 जो मिलता है ये 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो सम होगा, डिजिट सम, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट डिवाइड होना चाहिए। 5 + B + 9, ये जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि ये जो B है या तो 9 होना चाहिए, या फिर 9 का जो कोई मल्टीपल है वो होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जब ऐड करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, जो कि 9 से डिविजिबल है। तो बी का वैल्यू तो मुझे मिल गया, बी का वैल्यू 4 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने रख दिया बी का वैल्यू 4, और ये 5 ऑटोमेटिक पहले से दिया हुआ है। आप 2A3 + 326 इसको जोड़ के अगर इतना लाना है 549, तो आप ऐसा क्या रखेंगे कि ए का वैल्यू भी मिल जाए, तो इस दोनों को जोड़ने से ये मिल गया 9, और जो फर्स्ट वाला डिजिट है दोनों, इसका और इसका, ये दोनों जोड़ने से 5 मिल गया, ए और 2, ये दोनों को जोड़ने से हमको 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 है ही, ये दोनों जोड़ देंगे तो यहाँ पे तो 2 ऑटोमेटिक ही है, तो ए का वैल्यू भी मिल गया 2, और बी का वैल्यू 4। तो यही वैल्यू आप यहाँ पे रख दें, आपका आंसर मिल जाएगा। बस कॉमन सेंस यूज करना है, इसमें कोई भी फार्मूला यूज नहीं करना है, ये कोई फार्मूला क्वेश्चन नहीं है।
बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। जो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, उसमें ये दिया हुआ है कि एक सर्किल है, यानी कि एक ट्रैक है, इस पे ए बी सी तीनों दौड़ते हैं किसी पॉइंट से। क्वेश्चन में कंडीशन ये दिया हुआ है कि तीनों क्रमशः 24, 36 और 30 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करते हैं इस स्टेडियम का, इसका एक चक्कर। तो कितने समय के बाद वो उसी बिंदु पर मिलेंगे जहाँ से उन्होंने दौड़ना चालू किया था, यानी कि यहाँ पे फिर वो कब मिलेंगे, कितने मिनट के बाद मिलेंगे। इस क्वेश्चन में करना क्या है कि सबसे पहले आप एलसीएम निकाल ले ये तीनों का, यानी कि तीनों का एलसीएम हो गया 360। इसका मतलब ये हुआ कि 360 सेकंड के बाद तीनों उसी बिंदु पर वापस मिलेंगे। यहाँ पे पूछा गया है मिनट में, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 6 मिनट। यानी कि 6 मिनट के बाद तीनों सेम बिंदु पर मिलेंगे जहाँ से उन्होंने दौड़ना प्रारंभ किया था। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक तार जो है 20 मीटर लंबा है, इसमें दोनों में से किसी पार्ट की लंबाई नहीं दी गई है, बट आप सेकेंड वाले पार्ट की लंबाई मान ले। सेकेंड वाले पार्ट की लंबाई x मीटर है। चूंकि फर्स्ट पार्ट जो है सेकेंड का ही 2/3 है, तो 2x/3 इतना मीटर हो जाएगा। बस इसी दोनों को आप जोड़ के और 20 मीटर के बराबर कर दे, x प्लस 2x/3, यानी कि x का जो वैल्यू निकलेगा वो 12 मीटर निकलेगा। x आपने माना किसको था, एक सेकेंड वाले को माना था, तो लंबे टुकड़े की लंबाई मापनी है। एक अगर 12 है तो दूसरा 8 होगा, तो लंबा टुकड़ा सेकेंड वाला ही है, ऑटोमेटिक आपका आंसर हो जाएगा 12 मीटर। इस क्वेश्चन को आप चाहे तो हिट ट्रायल से कर सकते हैं। हिट ट्रायल का मतलब ये भी एक कॉन्सेप्ट ही है जिसमें कि आप लैंग्वेज को हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 450 टोटल बच्चे हैं और उस दिन गणतंत्र दिवस के दिन 150 बच्चे नहीं आए, जिसके कारण क्या हुआ कि तीन तीन अतिरिक्त मिठाई सभी बच्चे को मिल गई। तो इसमें यही पता करना है कि प्रत्येक बच्चे ने कितनी मिठाई खाई। इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको कि आप ऑप्शन से ट्रायल करें, सबसे कम समय आपको यही लगेगा कि आप ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपको करना यही है कि आप सबसे पहले ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इस तीनों ऑप्शन ट्राई करें। अगर आप एक्स मान के बनाते हैं या कुछ मान के बनाते हैं या फिर किसी सेट रूल पे बनाते हैं तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। करना क्या है आपको कि शुरू में 450 बच्चे थे। मैं सबसे पहले छोटा ऑप्शन लेता हूँ। अगर मान लीजिए कि पहले 6 मिठाइयाँ मिलनी थी तो टोटल हो जाएंगे 2700, इतनी मिठाई बंटनी थी। बट बच्चे हो गए 300, 150 बच्चे जैसे ही कम हो गए तो 300 हो गए, और तीन तीन अतिरिक्त अगर मिलेगी तो पहले 6 था तो अब 9 मिल जाएगा। तो मिठाइयाँ कितनी बटी, 2700, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक बच्चे को जो लास्ट में मिठाई मिली वो हर बच्चे को 9 9 मिठाई मिली। आपको मैं एक्स मान के सॉल्व करके बता देता हूँ, इससे समय ज़्यादा लगेगा आपको। मान लीजिए कि पहले 450 बच्चे थे और सभी को एक्स मिठाइयाँ मिलनी थी, और बाद में भी मिठाइयाँ उतनी ही मिली। इसका मतलब ये हुआ कि बाद में 300 बच्चे हुए और इनको जो मिठाइयाँ मिली ये एक्स से 3 मिठाइयाँ ज़्यादा मिली। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, 15 से कट जाएगा ये, और 15 से कट जाएगा ये, यानी कि 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 6। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि पहले जो है 6 मिठाइयाँ देनी थी, मैंने एक्स का वैल्यू शुरू में लिया था, और बाद में 3 मिठाइयाँ एक्स्ट्रा हो गई। तो कुल मिला के कितनी मिठाइयाँ बांटी गई बाद में, 9 मिठाई प्रत्येक बच्चे के हिसाब से बांटी गई। तो आपका आंसर हो जाएगा 9 मिठाई। आप 6 गलती से भी ना मारे, पूछा ये गया है कि बाद में कितनी मिठाइयाँ मिली, तो यही आंसर हो जाएगा 9 मिठाई। 17 जो दिया हुआ है, 600 रुपया को 3 आदमी में डिवाइड करना है, और ये कंडीशन दिया हुआ है, अलग अलग कंडीशन। अगर आप इस क्वेश्चन को मेथड से करते हैं, यानी कि 2a/5 + 40 इज इक्वल टू 2b/7 + 20, इसी तरह से, तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ ये सबसे कम समय में आपको सटीक आंसर ला के देगा, एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ। आप ए बी और सी तीनों का वैल्यू 100 के बराबर मान ले, ये मान रहे हैं, फिर बाद में एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। और जो कंडीशन दिया हुआ है ऊपर में, ए का वैल्यू दिया हुआ है 2/5 + 40, और इसी तरह सबका दिया हुआ है, तो आप इसको इक्वल कर ले, 2/5 + 40
इज इक्वल टू 100। ये मैंने बस सॉल्व किया है आपको समझाने के लिए। आप बिना लिखे भी कर सकते हैं। 100 से 40 घटा दे 60 आ जाएगा, फिर 60 को 2 से डिवाइड कर दे 30 आ जाएगा, और 30 को 5 से गुना कर दे तो आपको 150 मिल जाएगा, यानी कि एक का वैल्यू 150 आ गया। इसी तरह आप तीनों का बारी बारी से करेंगे तो बारी बारी से करने पे सेम मेथड से आपको तीनों का अलग अलग वैल्यू मिल जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये जो दिया हुआ है टोटल 600, ये मिल जाएगा। इससे क्या पता चला कि ए का वैल्यू दिया हुआ है 150। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि ए का भाग कितना है, तो ए का भाग 150 है। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें एक टूर है, कोई भी आदमी टूर पे जाता है और 36 रुपया उसको खर्च करना है। बट बाद में क्या होता है कि 4 दिन उसका ट्रेवल टाइम और बढ़ जाता है, जिससे उसको 30 रुपया पर डे कम खर्च करना होता है। शुरू में मान लीजिए कि वो 3600 रुपया लेके गया और x दिन की यात्रा पे गया, ठीक है। ये आप मान लीजिए कि इक्वेशन 1 हो गया। ये आप मान लीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड मान लीजिए कि सेम अमाउंट आपके पास है 3600, और ट्रेवल टाइम 4 दिन बढ़ गया। ट्रेवल टाइम जो है ये 4 दिन ज़्यादा हो गया, तो इससे क्या होगा, ये मान लीजिए कि सेकेंड है इक्वेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड इसमें क्या रिलेशन होगा, इसमें यही रिलेशन होगा कि आप इस खर्च को 30 रुपया और कम करना पड़ेगा आपको पर डे के हिसाब से, यानी कि 3600 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 30, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4। ये इक्वेशन आप सॉल्व करें, ये सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व करें आपको आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप कैलकुलेशन ना करें, आप बस कोई डिजिट माइंड में सोचें और ऑप्शन जो दिया हुआ है वही ऑप्शन आप रख के देखें। सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आपके पास जो ऑप्शन ये दिया हुआ है इसी को रख के देखें, इस दोनों इक्वेशन में, इसमें और इसमें। इस क्वेश्चन में आप वही ऑप्शन चूज करें जिससे कि 3600 डिवाइड तो हो ही जाए, और 4 अगर ऐड करें ये 4, तो उससे भी 3600 डिवाइड हो जाए। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन रहता है, वो है 20। 20 से मैं डिवाइड करूँ इसको तो ये 180 आ जाएगा। अगर मैं 4 दिन और ट्रिप बढ़ा देता हूँ तो ये हो जाएगा 24, और इससे भी डिवाइड हो रहा है 150। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन का आपको फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होना चाहिए और सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। तो ये जो ट्रिप है ये 20 दिन का था और ट्रिप 4 दिन बढ़ गया, और जो अमाउंट कहा गया था कि 30 रुपया पर डे कम जाएगा, आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं कि ये 30 रुपया अमाउंट कम गया पर डे के हिसाब से। ये पर डे का अमाउंट है 180 रुपया और 150 रुपया। तो क्वेश्चन का जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गया, तो मेरा ऑप्शन डायरेक्ट मिल गया कि ये 20 दिन पे ट्रिप पे गया था शुरू में, तो आंसर मेरा हो जाएगा 20 दिन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, ये आपको लेंदी लग रहा होगा पढ़ने में भी और लैंग्वेज के अनुसार भी। आपको करना क्या है कि जो भी बेस में दिया हुआ है, यानी कि 1/3, 1/3, 3/4 और 2/3, आप ये बेस सभी को मल्टीप्लाई कर दें आपस में। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, 108 आपने एज्यूम कर लिया है टोटल मेल और फीमेल, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें क्वेश्चन के कंडीशन के अनुसार, और आप सिर्फ वही काउंट करें जिसमें निसंतान हो, स्त्री या पुरुष, यानी कि मेल और फीमेल। आप बच्चे वाले जो होंगे मेल और फीमेल उसको आप साइड करके रखें। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/3 जो है स्त्री है, 1/3 हो जाएगा 36, ये फीमेल, और बच गए वो मेल हो जाएंगे। आधी मैरिड है और आधी जो है अनमैरिड है, तो 18-18 हो गया। इसमें से कितने के पास बच्चे हैं, तो जो विवाहित है महिला उसमें से 1/3 के पास बच्चा है, यानी कि जो 2/3 बच गए उनके पास तो बच्चे नहीं होंगे, तो इसका आप 2/3 निकाल लें, 12, और ये जो अनमैरिड है ये 18, टोटल 30 मिल गए फीमेल जिनके पास बच्चे नहीं हैं। नेक्स्ट चलते हैं मेल की तरफ। तो इसमें 3/4 जो हैं मैरिड है, इसमें 54 हो गए मैरिड, और जो बच गए 18 ये अनमैरिड है। और मैरिड में
2/3 जो हैं उनके पास बच्चे हैं, यानी कि आपको 1/3 निकालना है, इसका 1/3 ये हो जाएगा 18। टोटल आपके पास कितना आ गया? 30 हो गई फीमेल और प्लस में 36 मेल, यानी कि 66। इनके पास बच्चे नहीं हैं। टोटल 66 एम्प्लॉय के पास बच्चे नहीं हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना भाग, अगर 66 के पास कोई बच्चे नहीं है, कितने में से? 108 से। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 11/18। ये क्वेश्चन बस देखने में लंबा लग रहा है, बट इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस में हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। 55 किताब है और ये 60 किताब है। ये है 1020 का और ये है 1280 का। आप इसको ऐड कर दें और इसको भी ऐड कर दें, ये 1280 है। यानी कि 115 किताब आपने खरीदी और आपको 2300 रुपया देना पड़ा। एवरेज कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 20 आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। इसमें दिया हुआ है 4 कंजिक्यूटिव, यानी कि लगातार क्रमागत सम संख्या। किसी भी संख्या को 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिक वो इवन नंबर हो जाता है। आपने माना कि कोई नंबर x है, इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया इवन नंबर। और कंजिक्यूटिव का मतलब ये हुआ कि अगर ये 2x है तो 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6। ये टोटल नंबर जो 4 है इनका एवरेज दिया हुआ है, यानी कि 8x प्लस ये एवरेज है। तो पता करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप चाहे तो हिट ट्रायल यूज कर सकते हैं, बट हिट ट्रायल से जल्दी आपको ये मेथड से ही सॉल्व हो जाएगा। हिट ट्रायल में है कि आपको ऐड करना पड़ेगा, जिनका कैलकुलेशन फास्ट है वो कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 30। एक्स का वैल्यू 12 आया, तो 12 का वैल्यू मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। 12 दूना 24, 26, 28, 30। ये चारों संख्या है जो इवन भी है और कंजिक्यूटिव भी है। क्वेश्चन नंबर 22 को आप हिट ट्रायल से ट्राई कर सकते हैं। इसमें इसमें जो डिजिट है, यानी कि जो क्वेश्चन का कंडीशन है, वो बहुत ही इजी है। इसमें 4 वर्ष बाद का जो एवरेज दिया हुआ है 5-7 है और 6 वर्ष बाद का दिया हुआ है वो 11-15 है। हिट ट्रायल से अटेम्प्ट करने में आपका समय बहुत बच जाएगा और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आप क्वेश्चन का चारों ऑप्शन ट्रायल करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन ले, तो 16 में 4 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 20, और 24 में 4 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 28। और इसे अगर आपने रेशियो में चेंज किया तो ये 5-7 का रेशियो हो जाएगा, यानी कि मेरा पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। सेकेंड कंडीशन है 11-15, 6 वर्ष बाद। तो आप 16-6-22 और 24-6-30 अगर आप रेशियो में चेंज करते हैं तो 11-15। इसका मतलब ये है कि मेरा जो आंसर है वो है 16 वर्ष और 24 वर्ष, क्योंकि क्वेश्चन का दोनों कंडीशन फुलफिल करता है, इसलिए ए हो जाएगा। 16 वर्ष हो जाएगा ए की उम्र और 24 वर्ष हो जाएगी बी की उम्र। क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। 10% को आप फ्रैक्शन में चेंज कर ले, 10/100, 1/10। यानी कि शुरू में अगर इनिशियल 10 है तो बाद में इसकी आय 9 हो गई। और क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि 9 को फिर से 10 करना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो 1 बढ़ाना पड़ेगा। 9 से 10 करना है तो आपने 1 इंक्रीज किया कितना में? 9 में। और इसे परसेंटेज में अगर चेंज कर देते हैं तो ये हो जाता है 100/9। कितना परसेंट हो जाएगा? 11.1/9%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन डिस्काउंट का है, प्रॉफिट लॉस का भी कह सकते हैं। इसमें जो एमआरपी है, मार्क प्राइस, वो है 50 और इस पे डिस्काउंट दिया 20% का। 50 का 20% डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 80%। तो इसको हम फ्रैक्शन में 4-5 कर सकते हैं, 4/5। ये 40 रुपया हो गया। और इस 40 रुपये पे, और ये जो 40 रुपये इस पे इसको 25% का लाभ हुआ। 25% का क्या मतलब? 1/4। और अगर 4 शुरू में है तो बाद में 5 हो जाएगा, एक लाभ हुआ तो। और यही ना 40 के बराबर है। और ये कितने गुना पे है? 8 गुना पे।
तो ये जो होगा ये भी 8 गुना पे हो जाएगा, यानी कि 32 रुपया। मतलब कि उसने सामान जो खरीदा वो 32 रुपया में खरीदा, और आंसर हो जाएगा मेरा 32 रुपया। ये टाइम वर्क का क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन नंबर। इसमें एक चीज़ बच्चे गलती करते हैं, मैं पहले वो बता देता हूँ। बच्चे जब इफ़िशियंसी जोड़ते हैं तो आता एक्चुअल में है 2a+2b+2c, बट करते क्या हैं कि a+b+c का वैल्यू वो मान के आंसर टिक कर देते हैं। ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखें जब इस तरह का क्वेश्चन हो कि दो आदमी मिल के करें। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ए और बी ये करता है 12 दिन में, ए सी करता है 15 दिन में, और बी सी करता है 20 दिन में। तीनों का आप एलसीएम निकाल लें। ये क्वेश्चन तो आप भी अच्छे से बनाते होंगे। ये एलसीएम 60 आ जाएगा, यानी कि टोटल वर्क मान लिया मैंने कि 60 है, और बारी बारी से सबका इफिशियंसी हम निकालते हैं। ए की इफिशियंसी हो जाएगी a+b की 5, a+c की हो जाएगी 4, और b+c की हो जाएगी 3। जब आप ये ऐड करेंगे इधर ये तीनों को, तो ये आ जाएगा 2a+, यानी कि दो दो करके इफिशियंसी है। दो आदमी की इफिशियंसी एक साथ है 12, और इसको काट देते हैं, यानी कि a+b+c ये तीनों की मिला के इफिशियंसी 6 हुई। इसको तीनों मिलकर इस इफिशियंसी से कितने दिनों में कर सकते हैं? तो वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी, यानी कि 60 और इफिशियंसी 6, टोटल 10 दिन में मिलके कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक ये टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है जो पैराग्राफ बेस्ड आता है। और आज मैं आपको इस तरह के सभी क्वेश्चन, कितने भी टिपिकल क्यों ना हो, किसी भी एग्जाम के क्यों ना हो, आज के बाद आपसे ये क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं। हमेशा आप 100% एक्यूरेसी से ये क्वेश्चन बनाएंगे। इस क्वेश्चन में करना क्या होता है कि जितने भी पर्सन दिए हों, यानी कि 6 पर्सन इसमें है, तो जितने भी पर्सन दिए हों उस सभी का नाम आप यहाँ पे लिख लें इस तरह से, रो वाइज। और फिर जितने सब्जेक्ट हों, जितने कलर हों, जितने फूड हों, या फिर जितना प्रोफेशन हो, वो आप कॉलम वाइज लिख लें। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ओ ऑप्शनल और सी कंपल्सरी। और बाकी जो ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। आपको कम समय में सॉल्व करना है। आप एग्जाम में बैठे हुए हैं तो वहाँ टाइम लिमिट फिक्स रहता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आते हैं कंडीशन पे। क्वेश्चन का कंडीशन क्या है कि डी इज ऑप्शनल सब्जेक्ट इज हिस्ट्री। डी जो है, डी यहाँ पे है, इसका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री है, तो ऑप्शनल ये इसमें मैं एच लिख दिया। अगला पॉइंट है एफ कंपलसरी सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। एफ का कंपलसरी मैथ है, तो इसमें मैथ लिख दिया मैंने। और सी और ई का मैथमेटिक्स जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो इसमें मैंने एम लिख दिया, और इसमें भी मैंने एम लिख दिया। हिस्ट्री एंड इंग्लिश ए का सब्जेक्ट है, बट दिया हुआ नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट कंपलसरी है या कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल है। ये रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आप ऐसा ना करें कि हिस्ट्री और इंग्लिश ऑप्शनल और कंपलसरी कर दे, ऐसा ना करें, बिल्कुल भी नहीं। तो ए के सामने आप यहाँ मार्जिन में लिख लें हिस्ट्री एंड इंग्लिश। जस्ट इसी के आगे लिखा हुआ है जस्ट रिवर्स ऑफ दोज ऑफ डीज, यानी कि डी का हिस्ट्री अगर ऑप्शनल है तो ए का जो है कंपलसरी हो जाएगा हिस्ट्री, और इसका एक पेपर ई है तो ये ऑप्शनल हो जाएगा। और डी का जस्ट रिवर्स है तो डी का एक कंपलसरी पेपर इंग्लिश हो जाएगा। केमिस्ट्री इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ ओनली वन ऑफ देम। इसमें लास्ट वाला लिखा हुआ है कि द ओनली फीमेल टीचर हैज़ इंग्लिश एज देयर कंपलसरी। इसमें आप देख सकते हैं कि इंग्लिश जो है कंपलसरी किसका है, तो इंग्लिश कंपलसरी डी का है। इसमें आप माइनस का टिक कर ले कि ये जो है फीमेल टीचर है, डी जो है फीमेल टीचर है, बाकी सब मेल टीचर है, और इनका इंग्लिश कंपलसरी है इसीलिए। और बाकी अब चलिए ऊपर के कंडीशन में, जो कंडीशन सबसे पहले मैं करता क्या हूँ कि जो सिस्टमेटिक अरेंज हो रहा है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सबसे पहले आप उस चीज़ को ढूंढे। उस चीज़ को ढूंढने के बाद आप उसको पहले अरेंज कर ले इस टेबल में, और फिर जो कंडीशन बच जाते हैं वो ऑटोमेटिक इसमें एडजस्ट हो जाएंगे।
फर्स्ट कंडीशन में चलते हैं। डी का अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है तो वाइल 3 अदर्स हैव इट कंपल्सरी। अगर डी हिस्ट्री ऑप्शनल है तो 3 बाकी का जो है, जो अगला कंडीशन है उसमें कि ई एफ फिजिक्स सब्जेक्ट है, बट ये नहीं लिखा हुआ कि क्या है। तो ई में एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो इसका जो अगला सब्जेक्ट होगा वो फिजिक्स होगा स्वाभाविक रूप से, और इसका जो एक सब्जेक्ट बच गया वो भी फिजिक्स होगा। डी का जो ऑप्शनल है वो किसी 3 अन्य का कंपल्सरी सब्जेक्ट है। तो हिस्ट्री एक ए का हो गया, दूसरा बी का हो जाएगा, तीसरा सी का हो जाएगा। टोटल 3 हो गया, और एक जो मात्र बच गया वो क्या है? केमिस्ट्री इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ ओनली वन ऑफ देम, यानी कि केमिस्ट्री सिर्फ एक का है, तो सिर्फ एक यही बच रहा था, बी का ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया। आपका जो है सारा कंडीशन फुलफिल हो गया। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें। इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि सबसे पहले जितने भी पीपल दिए हुए हैं, पर्सन दिए हुए हैं, उनको पहले आप एक रो में अरेंज कीजिए। फिर कलर हो या जो भी हो उसको एक टेबल बनाइए, उसमें अरेंज कीजिए प्रॉपर ढंग से, और हर उस कड़ी को जोड़िए, यानी कि जो रिलेटेड कंडीशन है उसको पहले ऐड कीजिए उस टेबल में। फिर जो कंडीशन बच जाते हैं वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन अगर आप 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आगे फिर कभी आपको दिक्कत नहीं देगी। और लैंग्वेज से तो बिल्कुल भी मत घबराएं, जो भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है, यानी कि ज़्यादा लैंग्वेज है, वो उतना ही शॉर्ट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या है, सी का कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है? आप यहाँ पे देखेंगे कि सी का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। ये सी है, ये, और इसका हिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो इसमें आप टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु इज़ फीमेल मेंबर? फीमेल मेंबर कौन थी? डी थी। ये डी जो है सही आंसर है। यहाँ पे आप देख लें, डी जो है माइनस मैंने कर दिया था और बता भी दिया था कि ये फीमेल मेंबर है। अगला क्वेश्चन है, किसके पास एफ के समान अनिवार्य और वैकल्पिक विषय है? तो एफ के समान, एफ का फिजिक्स और मैथ है, और सेम सब्जेक्ट ई के पास है, मैथ और फिजिक्स, बस दोनों अलग अलग है, यानी कि सब्जेक्ट सेम है लेकिन किसी का कंपलसरी है तो किसी का ऑप्शनल है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ए बी डी ये कोई नहीं है, यानी कि ए बी डी में से कोई नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई। ऑप्शन नंबर अगर यहाँ पे ई रहता तो मैं इसको टिक करता। ये सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बस क्वेश्चन का थोड़ा सा ढंग बदल दिया है कि वैकल्पिक और अनिवार्य, इस पर ध्यान नहीं देना है। तो सब्जेक्ट क्या है, ई के पास सेम सब्जेक्ट था जो एफ के पास है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि किसके पास अनिवार्य विषय है? चारों ऑप्शन में किनके पास इतिहास जो है अनिवार्य विषय? ए बी और सी तीनों के पास कंपलसरी है सब्जेक्ट, और वो क्या है, हिस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर जो है 30, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों के पास जो है हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप प्लस और माइनस सिंबल का यूज करें। आप सबसे पहले कड़ी जोड़ें कि कौन व्यक्ति किससे रिलेटेड है। सी का बेटा है, तो यहाँ सी लिख लेते हैं। बेटा के लिए प्लस सिंबल, यानी कि मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस सिंबल यूज करते हैं। ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है। और एक स्टेप ऊपर नीचे करते हैं, जब पीढ़ी ऊपर हो तो ऊपर स्टेप, पीढ़ी जब नीचे हो तो नीचे स्टेप। अगर भाई बहन हो, ये सब हो, यानी कि समकक्ष हो, तो समान लाइन में लिखेंगे। भाई बहन हो तो इस लाइन में लिखेंगे, इस लाइन में लिखेंगे। अगर ऊपर हो, फादर मदर हो, या कोई भी उनसे एक पीढ़ी ऊपर हो तो ऊपर लिखेंगे। अगर नीचे हो, बेटा हो, भतीजा हो, पोता हो, तो वो उसी अनुसार क्रमशः नीचे लिखाएगा। अगला कड़ी जोड़ते हैं कि एफ जो है बी का भाई है। एफ जो है बी का भाई है। इसमें एक लाइन और दिया हुआ है कि सी जो है बी की माँ नहीं है। सी जो है बी की अगर माँ नहीं है तो क्या है, पिता होंगे। ए और सी एक शादीशुदा जोड़ा है, यानी कि इन लॉज वाले रिलेशन में कर्व सिंबल यूज करेंगे, और जो ब्लड रिलेशन होगा उसमें स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एरो यूज करेंगे। ये कर्व सिंबल मैंने यूज किया है। अगर सी जो है मेल है, यानी कि फादर है, तो ए जो होगी वो मदर होगी, स्वाभाविक सी बात है। और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है डी जो है ए की बेटी है। इसमें लास्ट कंडीशन है ई जो है सी का भाई है। अब टोटल 6 मेंबर हो गए, 3 ऊपर 3 नीचे।
पूछ रहा है कि कितने पुरुष सदस्य हैं, तो पुरुष सदस्य जो भी प्लस वाले सिंबल है, 1 2 3 4, टोटल 4 मेल मेंबर हो गए। इसमें ऑप्शन नंबर सी यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें सीरीज दिया गया है कि 1 9 25, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी बना लेगा। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, आगे 11 का स्क्वायर है। यहाँ पे गैप जो है वो सेम होना चाहिए, तो अगला गैप 2 करेंगे तो 9 आएगा। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 33 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें लॉजिक यही है कि फर्स्ट और सेकंड डिजिट जो दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करें। 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, बट 3:3 8 नहीं होगा, ये गलत है। यानी कि आपका जो आंसर होगा ये विषम, यानी कि ऑड नंबर, तो ये ऑड है, बाकी सब सेम सीरीज का है। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें बस ऐड होते जा रहा है कि पहले 2 है, फिर अगला में 3 है, इसमें 4 है, तो नेक्स्ट जो होगा इसमें 5 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें लॉजिक है कि बस जो लाइन है वो लाइन घटते बढ़ते जा रहा है, बट अल्टरनेट है। मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी के क्वेश्चन में ज़्यादा समय व्यर्थ ना करूं आपका, क्योंकि आगे जीएस का भी क्वेश्चन है, वो मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, और इंग्लिश का भी क्वेश्चन है, उसके भी कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा। इसमें एक पैसेज दिया हुआ है, ये पैसेज है, ये पैसेज पढ़ के आपको ये सही जवाब देना है। ये पैसेज पढ़ के आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 36 to 39। क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, इसका चौड़ा पार्ट है, पानी गहरा है, और यहाँ पे काफ़ी पानी है, जिसके कारण विशाल बंदरगाह भी है, और विशाल बंदरगाह अगर होंगे तो वहाँ पे सैकड़ों जहाज जो है आते जाते रहेंगे। और ऊपर से देखने पे ये मस्तूलों का जंगल मालूम होता है, यहाँ से सभी जगह माल जाता है, यानी कि बिजनेस होता है, व्यापार होता है। और लंदन तथा इंग्लिस्तान की भोजन सामग्री का बहुत भाग, यानी कि दूसरे देशों से यहाँ पे सामान आते भी हैं जो कि खाने पीने की वस्तु है। अगर यहाँ पे 1 सप्ताह के लिए ये सब बंद हो जाए, जहाज़ों का आना जाना, तो त्राही त्राही मच जाएगा। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली कि दुनिया में कोई भी राज्य शक्ति समुद्री युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती है। चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बस इसी से क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप पढ़ें और इसका सोल्यूशन दें। इसमें है ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसको कोई शत्रु न हरा सके, बट पैसेज के अनुसार आपको आंसर देना है। पैसेज के अनुसार ये डी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, मस्तूलों का जंगल। मस्तूलों का जंगल का कहने का मतलब क्या है? पैसेज के सेंस में मस्तूल मीन्स होता है जहाज, और इसी का जंगल ऊपर से देखने पे मस्तूलों के जंगल जैसा दिखता है, यानी कि ऊपर से देखने पे लगता है कि जहाज़ों का जो है बहुत सारा जमावड़ा है, अनगिनत असंख्य संख्या में जहाज है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, असंख्य मस्तूल, यानी कि असंख्य जहाज है, इतने जहाज है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्राही त्राही मच जाना। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका मतलब होता है हाहाकार मच जाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टक्कर लेने का अर्थ क्या होता है? टक्कर लेने का अर्थ ये होता है मुकाबला करना। टकराना नहीं, लोहा मारना नहीं, तुलना करना नहीं। टक्कर लेने का मतलब हुआ मुकाबला करना। शुद्ध वर्तनी का प्रयोग कीजिए। शुद्ध वर्तनी ये प्रतिवादी होता है। प्रतिवादी 40 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, प्रति उत्तर का संधि विच्छेद करना है। प्रति उत्तर का संधि विच्छेद है प्रति प्लस उत्तर। संधि के रिगार्डिंग मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि आपके माइंड में रहे। संधि जो होता है मेन रूप से 3 टाइप होता है। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ये स्वर संधि का जो आप हिंदी व्याकरण ग्रामर देखेंगे तो उसमें ये रूल है। हर्ष ई और हर्ष ऊ मिलके हर्ष यू बन जाता है। सही आंसर हो जाएगा प्रति जोड़ उत्तर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं, और सबसे पहले मैं आपको प्रत्यय का मतलब बता देता हूँ कि प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय का मतलब ये हुआ कि कोई भी शब्द हो उसके बाद में ये लगे,
और उसका अर्थ बदल दे। ये प्रत्यय का डेफिनेशन हुआ। चलिए इसका टाइप देख लेते हैं कि ये कितने टाइप का होता है। तो मेन रूप से प्रत्यय का दो टाइप होता है। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय का मतलब ये हुआ कि संज्ञा या विशेषण या संज्ञा या फिर विशेषण इसके बाद लगे। और तद्धित प्रत्यय का मतलब हुआ कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर कोई अव्यय इसके बाद लगे। और जो क्वेश्चन है निर्वासित, इसमें निर प्लस वास प्लस इत, ये तीन से मिलकर निर्वासित बना है। निर का मतलब होता है बाहर, वास का मतलब होता है निवास, और इत का मतलब होता है किया गया हो, यानी कि जिसे निवास से बाहर किया गया हो। तो यहाँ पे इत प्रत्यय का यूज किया गया है। मेरा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो इत प्रत्यय है निर्वासित में इसी का यूज किया गया है। अगला कॉन्सेप्ट है पुरोहित, और इसमें उपसर्ग दिया हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग है प्रीफिक्स, यानी कि किसी भी शब्द के पहले लगे और उसका अर्थ बदल दे। तो चलिए देखते हैं उपसर्ग का कितना टाइप होता है। मेन रूप से उपसर्ग का तीन टाइप होता है। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, और तीसरा है उर्दू, जिसे देशज और विदेशज में सब डिवाइड किया जा सकता है। ये ग्रामर के अनुसार 22 फिक्स है, ये 13 है, और ये 19 है। बट कुछ ऐसे भी उपसर्ग हैं जो पाणिनि के ग्रामर में नहीं दिए गए, यानी कि जो व्यवहार के रूप में उपयोग आते आते फिर भाषा में इंटर हो गए। इसलिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जैक्ट ग्रामर से नहीं मिलेगा, आपको व्यवहारिक तौर पे या उपयोग में चलन में जो है वहाँ से आपको मिलेगा। और ये जो 43rd नंबर क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। अगर आप हिंदी व्याकरण के किताब में देखेंगे तो आपको इस तरह का कोई उपसर्ग नहीं मिलेगा। जहाँ तक उपसर्ग की बात है, तो इसका ये नियम है कि विसर्ग से पहले अ स्वर हो, यानी कि र में अ छिपा हुआ है ना, र बोलते हैं तो र अ लास्ट में अ आता है। तो इससे पहले अगर अ हो, अ प्लस विसर्ग हो, और बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह आए, तो विसर्ग बदलकर ओ हो जाता है। यानी कि ये जो ह है, ये य र ल व का पांचवा लेटर है। तो ये जो विसर्ग है ये बदल के क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा पुरोहित। सही ऑप्शन क्या होगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबोदर, और इसमें समास के बारे में पूछ रहा है। तो समास का भी मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूँ। समास का जो मतलब होता है वो होता है, सम मीन्स होता है पास, और आस मीन्स होता है बैठना। ये बस इसका हिंदी मतलब है। और इसका टाइप कितना होता है वो भी देख लेते हैं। मेन रूप से समास का चार पार्ट होता है। एक होता है अव्ययी भाव, सेकंड होता है तत्पुरुष, थर्ड होता है द्वंद्व समास, और लास्ट है बहुब्रीहि समास। ये जो तत्पुरुष समास है इसका दो सब पार्ट होता है, एक कर्मधार है और दूसरा है द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 44, ये लंबोदर है। लंबोदर में कौन सा समास है। लंबोदर का मतलब क्या हुआ, लंबोदर जानते हैं हम लोग कि गणेश जी को कहा जाता है। और बहुब्रीहि समास तो यही कहता है कि जब दो कोई पद मिले, यानी कि लंबा हो उदर जिसका, यानी कि एक पद है लंबा, दूसरा है उदर, यही ना गणेश जी होते हैं। लंबा हो उदर जिसका, जिनको कहते हैं गणेश जी। तो इसमें एक पद हो गया लंबा, दूसरा पद हो गया उदर, और दोनों पद मिलके गणेश जी कहलाते हैं। तो ये बहुब्रीहि
समास का एग्जाम्पल है, यानी कि लंबोदर जो है बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। इसमें एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, दोनों मिलके एक तीसरे पद का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, बहुब्रीहि समास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। उत्कर्ष मीन्स क्या होता है? उत्कर्ष मीन्स जनरली होता है अपलिफ्टमेंट होता है। जो बाकी ऑप्शंस हैं उसका मतलब ही मैं आपको बता देता हूँ। अपकर्ष का क्या मतलब हुआ? अपकर्ष मीन्स हुआ कि डाउनफॉल कह सकते हैं इसको। इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ कि नीचे गिरना, ये अपकर्ष का मतलब हुआ। और किस चीज़ में? किसी छत से नहीं, किसी मीनार से नहीं। नीचे गिरने का मतलब हुआ मोरल डाउनफॉल, यानी कि नैतिक गिराव, इसे अपकर्ष कहते हैं। अवकर्ष का मतलब, ऑप्शन नंबर बी का मतलब आपको बता देता हूँ। अवकर्ष मीन्स हुआ भौतिक गिरावट, यानी कि आप फिजिकली कहीं से गिर रहे हैं, किसी छत से, किसी बिल्डिंग से, किसी मीनार से। नक्काशी मतलब कि इंस्क्रिप्शन, कहीं पे आप खोद खोद के कुछ लिखते हैं किसी पत्थर पे, किसी टूल्स की मदद से, या किसी भी सरफेस पे जब टूल्स की मदद से लिखा जाता है उसे उत्कीर्ण कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पर्यायवाची छांटना है। पर्यायवाची का मतलब कि सेम मीनिंग होना चाहिए, इन द सेंस वही अर्थ निकालता है। तो दामनी का क्या मतलब होता है? दामनी का मतलब हुआ विद्युत। आपने एक मूवी भी देखी होगी दामिनी, तो इसी से आप अर्थ लगा सकते हैं कि विद्युत जैसी शक्ति होती है जो मूवी के नायक होते हैं उनके पास। और बाकी जो ऑप्शन है उसमें नीरद का भी मतलब होता है बादल, और वर्षा का मतलब आप जानते ही हैं, बादल का मतलब आप जानते ही हैं। तो इसका सही जो आंसर है दामिनी का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरकट। मरकट का जो है सिनोनिम, यानी कि समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। इसमें पूछा गया है गरिमा का विलोम क्या होता है। तो गरिमा का मतलब पहले जान लीजिए। इसका मतलब होता है आदर, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान। और इसका विलोम क्या होगा? और इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा लघिमा। ये गरिमा का एंटोनिम है। नेक्स्ट, जिजीविषा, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जीवन की इच्छा, यानी कि जीने की इच्छा जिसको होती है उसे जिजीविषा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, डींग हाँकना, इसका मतलब तो सभी लोग जानते होंगे। डींग हाँकना का मतलब क्या होता है? डींग हाँकने का मतलब कि आप बढ़ा चढ़ा के किसी बात को प्रस्तुत करें। इसका मतलब सेखी बगाना, ये सही आंसर है। बाकी बुराई करना, निंदा करना, हंसी उड़ाना, ये सब गलत है।